बात करने वाले हैं पेज नंबर 15 के क्वेश्चंस की। पेज नंबर 15 का पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, ध्यान से समझते हैं कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है, ठीक है, क्या कहा है क्वेश्चन में कि किसकी कील को, लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों चेंज हो जाता है। अब ये बताना है दोस्तों। अब इसका आंसर क्या होता है जरा ध्यान से समझते हैं कि अगर हम कोई लोहे की कील को ले लें और कॉपर सल्फेट के विलयन में उसको डुबो देते हैं तो आप देखेंगे कि कुछ समय पश्चात विलयन का रंग चेंज हो जाता है। ऐसा आखिर क्यों होता है, चलिए जानते हैं। तो दोस्तों आपको ये बता दूं कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाने पर होता क्या है, ध्यान से समझना कि जब हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोते हैं तो होता क्या है, जो लोहा होता है दोस्तों कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। क्या करता है, यानी कि कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से हटा देता है, ठीक है। और ऐसा क्यों कर पाता है वो, क्योंकि लोहा, Fe मतलब लोहा, Cu मतलब कॉपर, क्योंकि लोहा क्या होता है दोस्तों कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, इसलिए वो ऐसा कर पाता है। फिर से समझा देता हूं, होता क्या है कि लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाने पर लोहा कॉपर को कॉपर सल्फेट से अलग कर देता है, विस्थापित कर देता है। कॉपर को, किसको, कॉपर को विस्थापित करता है, किससे विस्थापित करता है, कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। अब ऐसा वो क्यों कर पाता है दोस्तों, क्योंकि जो लोहा होता है, आयरन होता है Fe, वो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील होता है, यानी कि आयरन जो होता है वो थोड़ा पावरफुल ज्यादा होता है, इसलिए उसको हटा देता है। अब इसकी अभिक्रिया आप देखिए, Fe होता है दोस्तों, Fe की अभिक्रिया जब हम Cu4 से कराते हैं, ये कॉपर सल्फेट का नीला रंग होता है। कॉपर सल्फेट का रंग कैसा होता है, नीले रंग का होता है। और जब नीले रंग के कॉपर सल्फेट में हम आयरन को की अभिक्रिया करा देते हैं दोस्तों, तो क्या होता है, Fe क्या करता है, इसको विस्थापित करता है, नहीं Fe Cu को क्या करता है, विस्थापित करता है, बोलता है हटो यहाँ से, तो Fe इसकी जगह पे खुद चला गया, तो ये देख लो बन गया FeSO4, Fe इसकी जगह पे आ गया और तो बन गया FeSO4। अब कॉपर बेचारा अलग हो जाएगा तो ये अलग आ गया। अब जो FeSO4 का विलयन होता है वो हरे रंग का बन जाता है, हल्का हरा, थोड़ा सा लाइट ग्रीन। तो आप समझ रहे हैं, यानी कि जब आयरन की अभिक्रिया कॉपर सल्फेट के नीले विलयन से कराते हैं, नीले रंग का विलयन होता है, तो क्या होता है आयरन कॉपर को विस्थापित कर देता है और खुद वहीं पे शिफ्ट हो जाता है। तो ये जो विलयन फेरस सल्फेट का विलयन होता है, ये फेरस सल्फेट है, इसका विलयन हल्के हरे रंग का होता है और कॉपर अलग हो जाता है। अब दोस्तों पूछा गया कि विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, क्यों बदलता है रंग, तो आता है Fe की अधिक क्रियाशीलता। क्या, Fe की अधिक क्रियाशीलता ही जो होती है विलयन के रंगों को बदल डालती है। Fe की अभिक्रियाशीलता इसमें जिम्मेदार होती है जो विलयन के रंगों को बदल देती है। क्लियर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 को आगे बढ़ने से पहले मैं आपको इसका एक प्रैक्टिकल क्या है, क्रियाकलाप क्या है, वो पढ़ के सुना देता हूँ। तो दोस्तों क्रियाकलाप ये है, आप इधर देख सकते हैं स्क्रीनशॉट के रूप में मैंने यहाँ पे दे दिया है, जरा आप ही पढ़ते जाइए कि एक परख नली में 3 मिलीलीटर सोडियम सल्फेट का विलयन लीजिए, एक अन्य परख नली में 3 मिलियन बेरियम क्लोराइड लीजिए, दोनों विलयनों को मिला लीजिए। अब क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। क्या देखा दोस्तों हमने, हमें एक परख नली में सोडियम सल्फेट का विलयन लेना। अब आपका आंसर ये वाला नहीं है दोस्तों, आपका आंसर ये है, ठीक है, रियल का आंसर आपका क्या है ये, बट मैंने इसको समझाने के पर्पज से इसीलिए इसको बॉक्स में किए दे रहा हूँ, इसको समझाने के पर्पज से मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। केवल आपको समझना है कि अगर हम पहली परख नली में सोडियम सल्फेट का विलयन ले लेते हैं और दूसरे में बेरियम क्लोराइड का को ले लेते हैं, तो सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड क्या होते हैं दोस्तों, आपस में विस्थापित हो जाते हैं। अब द्विविस्थापन अभिक्रिया मैंने आपको पहले ही बता दी, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, दो पदार्थों का आपस में विस्थापन होता है, तो क्या होता है NaCl बन जाता है 2NaCl और BaSO4 यानी बेरियम सल्फेट बन के रेडी हो जाता है। अब ये कैसे हुआ जरा समझिए। आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि Na इधर हो गया, क्लोरीन इधर हो गया, समझना। तो Na ने क्लोरीन से अभिक्रिया कर ली तो बना लिया NaCl, ठीक है, यानी ये पदार्थ अलग और बेरियम क्लोराइड अलग। तो आप समझना यहाँ पे दोस्तों कि पहले जो अभिकारक था, पहला अभिकारक और दूसरा अभिकारक, इनको अभिकारक बोलते हैं। जिन पदार्थों की अभिक्रिया कराई जाती है उन्हें अभिकारक, और अभिक्रिया के पश्चात जो पदार्थ मिलता है या जो पदार्थ मिलते हैं उन्हें उत्पाद बोलते हैं। तो आप देखेंगे पहला अभिकारक सोडियम सल्फेट, दूसरा अभिकारक बेरियम क्लोराइड। जब इनकी दोस्तों आपस में हमने अभिक्रिया करा दी तो सोडियम ने क्लोरीन
सोडियम क्लोरीन से अभिक्रिया करके मैंने मिल जाएगा तो बेरियम को विस्थापित कर देगा। सोडियम का इन ये दोनों मिल रहे हैं, यानी ये जो इसके साथ वाले हैं इनको विस्थापित किए दे रहा बेरियम को, तो विस्थापित होकर बेरियम बाहर भागेगा नहीं, बेरियम कहेगा ठीक है तुमने मेरे दोस्त के साथ, यानी कहेगा कि सोडियम ने इसके साथ शादी कर ली, ठीक है, तो बेरियम कहेगा मैं क्यों अकेला रहूं, बेरियम बोलेगा चलो मैं सल्फेट के साथ शादी कर लेता हूं, तो ये आपस में अभिक्रिया कर लिए, यानी दोनों एक दूसरे से शादी कर लिए, यानी कि एक रिलेशन उनसे, तो उन्होंने कहा मैं तुम्हारा एक अपना रिलेशन उससे कर देता हूँ, ठीक है। जैसा फिल्मों में देखा नहीं आपने, फिल्म में क्या होता है, कोई हीरो होता है, वो हीरो क्या करता है एक लड़की को पसंद करता है, और लड़की जो होती है लड़की का भाई उस हीरो की बहन को पसंद करता है, यानी कि हुआ ना, एक बना जीजा तो दूसरा बना साला, और दूसरा बना जीजा तो पहला बना साला, ठीक है, समझना, वैसा ही कॉन्सेप्ट इसमें लगता है, ये द्विविस्थापन अभिक्रिया होती है। तो यहाँ पे Na इस तरीके से विस्थापित हो गया, तो देखा आपने इस प्रकार की अभिक्रिया द्विविस्थापन आ गई। अब बोला क्या गया, ये तो आपकी अभिक्रिया क्रियाकलाप की अभिक्रिया थी दोस्तों, इस प्रकार से बन गई। बोला क्या गया, आप क्वेश्चन में आइए कि क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया, भिन्न बतानी, भिन्न मतलब अलग, इससे अलग होनी चाहिए वो अभिक्रिया, तो क्या है जरा समझ लीजिए, यानी कि हम इनमें इन पदार्थों को यूज नहीं करेंगे, अभिकारक के रूप में इनका प्रयोग नहीं करने वाले, किसी दूसरे पदार्थ का इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए जैसे हम अभिकारक ले लेते हैं, लेड नाइट्रेट ले लेते हैं दोस्तों, PbNO3 का होल ट्वाइस, हमने लेड नाइट्रेट को ले लिया और उसकी अभिक्रिया 2HCl से करा दी, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से। अब होता क्या है द्विस्थापन में कि हीरो ने शादी की, एक हीरोइन, जो हीरो हीरोइन तो कॉन्सेप्ट समझ में आता है कि हीरो ने हीरोइन से शादी की, जरा समझ लो आप यहाँ पे, ठीक है, इस ये वाला समझा दिया ना, इधर से आप समझना ध्यान से, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पे मिला के समझाता हूँ, आप देखिएगा हीरो क्या करता है, ये होता है एक हीरो, ठीक है, थोड़ा सा हीरो बहुत टैलेंटेड है, ठीक है, ये हो गई एक छोटी रखे हीरोइन हो गई, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये इससे प्यार करता है, ये आपस में शादी करना चाहते हैं। अब होता कुछ अलग है दोस्तों, ट्विस्ट अलग होता है। अब जो ये हो गया हीरो, ये हो गया हीरोइन, तो सब पहले समझ लो ध्यान से। अब हीरो हीरोइन से प्यार करता है, या ये आपस में एक दूसरे से प्यार करते हैं। अब हीरो का जो भाई होता है, कौन, हीरो का जो भाई, सॉरी हीरोइन का जो भाई होता है, यानी ये हो गया ब्रदर, हीरोइन का भाई जो हो गया, अब वो किससे प्यार करता है, हीरो की सिस्टर से, जो हीरो हो गया अब ये उसकी सिस्टर से प्यार करता है, ये देख लो, आप समझ गए, यानी कि ऐसा जो ट्रायंगल नहीं, ये पता है आपका क्वाड्रिलेटरल बन गया, ये लव ट्रायंगल, ये लव क्वाड्रिलेटरल, ये इससे उससे, तो यानी कि ये इससे शादी कर लेगा और ये इससे शादी कर लेगा, यानी कि ये इसका साला और ये इसका साला, ये इसका साला, ये इसका साला, समझ रहे हैं। तो इस प्रकार से, या इसमें आप बोलो ये इसकी भाभी और ये ननद, कभी ये इसकी भाभी और ये ननद, आपस में ऐसा चलता है। तो ऐसा यहाँ पे द्विविस्थापन में होती है। द्विविस्थापन क्या करता है, ऐसा ही करेगा, यानी PbNO3 की जब अभिक्रिया करा देते हैं लेड नाइट्रेट की, ठीक है, ध्यान से समझना, मैं इसको इरेज कर देता हूँ, कहीं आप लोग ज्यादा ही डीप में न चले आना, केमिस्ट्री को भूल करके कहीं आपका ध्यान हीरो हीरोइन की शादी करवाने में ही ना लग जाना। तो PbNO3 का होल ट्वाइस जो हो गया दोस्तों, ये 2HCl से अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, देखो PbCl2 बना लेगा, यानी कि Pb ये हो गया और क्लोरीन इधर, ये आपस में ट्विस्ट कर लिए, ये आपस में मिल गए, तो ये देख लो हो गया, Pb अकेला था इसलिए Pb अलग हो गया, Cl देखो दो है इसलिए दो मिल गए। अब होता क्या है, बचा कौन, ये बोलेंगे मैं अकेला भागने वाला नहीं हूँ, अकेला क्या करूंगा, तो ये कहता है मैं तुम्हारे घर में रिश्ता लेके आता हूँ, तो ये इसके घर में रिश्ता लेके आता है, यानी कि HNO3 मिल गया, NO3 का होल ट्वाइस था 2, तो 2 ये मिल गया, और H2 थे यहाँ से, यानी ये आपस में, इन्होंने आपस में अपना रिलेशन फिक्स कर लिया, तो इस प्रकार से दोनों का रिलेशन हो गया। तो यहाँ पे ये द्विविस्थापन अभिक्रिया संपन्न हो गई। तो इस प्रकार से दोस्तों इससे भिन्न अभिक्रिया क्या मिल गई हमको, ये क्लियर है ना ये बात। चलिए अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, ध्यान से समझना, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की निम्न रिएक्शंस में उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान करना। ध्यान से समझेंगे आपको क्लियर आ जाएगा। आपको दोस्तों यहाँ पे कुछ अभिक्रियाएं दी गई हैं, इनमें आपको उपचयित पदार्थ कौन है और अपचयित क्या होता है, यानी कि उपचयित को इंग्लिश में बोलते हैं ऑक्सीडाइज्ड, क्या बोलते हैं, ऑक्सीडाइज्ड कौन कौन से हैं, और ये रिड्यूस्ड कौन कौन से हैं। रिडक्शन अभिक्रिया होती है ना, तो रिड्यूस्ड कौन से हैं और ऑक्सीडाइज्ड कौन से हैं, यानी कि अपचयित कौन से हैं और ऑक्सीकृत कौन से, ये बताना है। तो ध्यान से समझते हैं दोस्तों, 4Na+O2, यानी कि जब हमने 4Na सोडियम की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से करा दी तो हमें मिलता है Na2, यानी सोडियम ऑक्साइड। अब आप देखोगे दोस्तों यहाँ पे Na कितना है, यहाँ पे Na अकेला है, मैं इनके अणुओं से कोई मतलब नहीं रखता, ध्यान से समझना, सोडियम अकेला है यहाँ पे, ठीक है,
यानी कि कोई और पदार्थ नहीं है, सोडियम अकेला पदार्थ है। कितने अणु हैं वो मायने नहीं रखता यहाँ पे। ऑक्सीकरण और अपचयन में दोस्तों मायने वो तो बाद वो समीकरण को बैलेंस करने के लिए हमें उनके अणुओं को बराबर रखना पड़ता है, बट यहाँ पे समीकरण बैलेंस थोड़ी नहीं करना, हमें ये बताना है कौन अपचयन हुआ है और किसका उपचयन हुआ, सॉरी किसका अपचयन हुआ और किसका उपचयन, सॉरी। तो 4Na यानी सोडियम अकेला तत्व है यहाँ पे। अब क्या हुआ दोस्तों, जब यहाँ से मिलकर के इधर आया तो क्या हुआ, आते आते यानी एक अभिकारक से उत्पाद बना तो इसमें ऑक्सीजन क्या हो गया, प्लस हो गया। आप देखो यहाँ पे ऑक्सीजन था, सोडियम के साथ ऑक्सीजन नहीं है, यहाँ पे ऑक्सीजन मिल गया, इसका मतलब ऑक्सीजन जुड़ गया इसमें। और जब आप याद रखो कि जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ता है तो वहां पे क्या होता है, उपचयन यानी कि ऑक्सीकरण। तो उपचयित पदार्थ कौन सा है यहाँ पे, उपचयित पदार्थ है दोस्तों हमारा Na। समझ रहे हैं क्यों Na ही हमने क्यों लिया, Na को क्यों लिया दोस्तों, क्योंकि Na ही तो बढ़ रहा है ना, Na में ही तो हो रहा है ये, तो Na हो गया हमारा उपचयित पदार्थ, ठीक है। और अपचयित क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन था, यहाँ पे ऑक्सीजन खत्म, ऑक्सीजन का कोई अलग नहीं, ये तो आपस में मिल गया ना। इनका जब ऑक्सीकरण हो गया यानी उपचयन हो गया तो इसका ऑक्सीजन का काम खत्म, तो अपचयित पदार्थ कौन बचा, ऑक्सीजन। समझ गए। तो मैं केवल पदार्थ का नाम लिख दे रहा हूँ, उपचयित पदार्थ हो गया सोडियम और अपचयित पदार्थ हो गया ऑक्सीजन। क्लियर है। अब अगले में देखिए, कॉपर ऑक्साइड ये दिया गया है दोस्तों। कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे क्या है, पूरा कॉपर ऑक्साइड है और इसकी अभिक्रिया जब हाइड्रोजन से कर जाती है तो हमको मिलता है कॉपर और पानी। अब आप क्या देखेंगे कि कॉपर ऑक्साइड यहाँ पे क्या बन रहा है, कॉपर केवल बन रहा है और कॉपर में यहाँ पे ऑक्सीजन भी शामिल था, लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो रहा है, माइनस हुआ जा रहा है, यानी कि ऑक्सीजन हट रहा है। और जब ऑक्सीजन हटेगा तो वहां पे क्या होता है, रिडक्शन यानी कि अपचयन। तो अपचयित पदार्थ क्या है हमारे पास, यहाँ पे CuO पूरा, CuO क्या हो गया, अपचयित पदार्थ हो गया। और ऑक्सीकरण पदार्थ कौन, ऑक्सीजन किस में जुड़ रहा है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, ये देख लो इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसमें ऑक्सीजन घट रहा है, इसमें ऑक्सीजन जुड़ रहा, तो ऑक्सीजन जिसमें जुड़ेगा वो अब उपचयित, तो ऑक्सीजन किस में जुड़ा, H2 में, तो ये हो गया आपका उपचयित। समझने के बाद अब आप चाहो तो इसमें पूरा नाम लिख लो, O2 लिख लो, इसमें 4Na, ये सब क्लियर है। तो इस तरीके से दोस्तों क्या करते हैं, इस प्रकार से अपचयन और उपचयन को हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं।